अब की बार एईडीओ पार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस महा मैराथन श्रृंखला में, जिसमें हम संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक वीडियो और खेल खत्म। कंप्लीट जीके और जीएस आपकी मुट्ठी में होने वाला है। एग्जाम देने अगर आप जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर से देख के जाइए, क्योंकि इस वीडियो से जरूर से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर टकराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस महा मैराथन सीरीज को अपने प्रश्न संख्या 1 के साथ। इस महा मैराथन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। पूरा क्वेश्चन आपको आराम से और ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछी है। तो ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये 1602 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगर मैं इंग्लिश वाली यानी कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में पूछूं तो ये 1599 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर मैं फ्रांस के अंदर जो है फ्रांस वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करूं तो इसकी जो स्थापना है वो 1664 में हुई थी। तो ध्यान से सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही सही उत्तर तक जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। तो ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, इसको लागू किया गया था लिट्टन के कार्यकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 1878 में इसको लागू किया गया था। और चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। 20 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव जो है, ये आपका किस राज्य में आयोजित किया गया। तो इसका जो आयोजन है वो हुआ था नागालैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और अगर नागालैंड की राजधानी की बात करूं तो हम सभी जानते हैं कोहिमा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अपने स्क्रीन पे। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफर्ड इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट किताब है। किताब के लेखक कौन है ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो किताब है वो है श्रीनाथ राघवन की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे शशि थरूर की बात करूँ तो शशि थरूर की एक और काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है किताब है, जिसका नाम है आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अपने स्क्रीन पे। भारत के किस हवाई अड्डे को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, और ये कहाँ का है तो आप कहेंगे केरला राज्य का। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अपने स्क्रीन पे। एसएसबी के महानिदेशक यानी कि सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक है वो कौन बनाए गए हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर ए संजय सिंघल जी। और अगर मैं एसएसबी के स्थापना की बात करूं तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 अपने स्क्रीन पे। ऑप्शंस पढ़ के ना पढ़ के हम लोग समय को बचा रहे हैं, ताकि अंत समय में आपका कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन की रिवीजन हो सके। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 अपने स्क्रीन पे। भारत के किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य बायोस्फीयर स्थापित किया गया है। तो जो चीज़ें पहली बार है वो अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये महा मैराथन सीरीज है और इसमें एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेट किया गया है, और आने वाले पैटर्न को ध्यान में रखते हुए भी इसको सिलेक्ट किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। 2027 में महिला विश्व कप जो कि फुटबॉल का होने वाला है, उसको होस्ट कौन करने वाला है, मेजबानी कौन करने वाला है। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ब्राजील। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 अपने स्क्रीन पे। वर्तमान में थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी का जो 30वें नंबर का सेना प्रमुख कौन है। तो ये जो सेना प्रमुख बनाए गए हैं वो हैं द्विवेदी जी, यानी कि उपेंद्र द्विवेदी। और अगर मैं आर्मी दिवस की बात करूं तो 15 जनवरी को हम लोग जो है वो आर्मी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 अपने स्क्रीन पे। विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता, अब विश्व में सबसे बड़ी है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। आईआईटी दिल्ली के किस छात्र ने जीता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता है उसको जीता किसने है, तो हमारे इंडिया ने जीता है। इंडिया में से किसने जीता है, तो आईआईटी दिल्ली ने जीता है। और आईआईटी दिल्ली में अगर यहाँ पे अगर पूछा जाए कि किसने जीता है तो कलश गुप्ता का नाम लेंगे
हम लोग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 अपने स्क्रीन पे। देवनागरी लिपि जिससे हम लोग हिंदी लिखते हैं उसमें कितने चिन्ह हैं ये हमसे पूछा गया है। तो अगर चिन्हों की संख्या बोले तो हम लोग 45 बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हमसे ये पूछे कि उसमें अक्षर कितने हैं तो 52 अक्षर है। इस 52 अक्षर में से जो है वो 13 अक्षर ऐसे हैं जो कि स्वर है, ठीक है। और इसके अलावा जो 39 अक्षर ऐसे हैं जो कि क्या है, व्यंजन है। चलेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 अपने स्क्रीन पे। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 1856 का वो साल था जब अंग्रेजों ने क्या किया था, अवध को कैप्चर कर लिया था। अब अगर मैं अवध के संस्थापक की बात करूं तो अवध के जो संस्थापक है उनको हम लोग कहते हैं सआदत खां, ठीक है। सआदत खां हम लोग कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट नाम है, आपको जो है वो ध्यान रखना है। और इन्हीं को हम लोग बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। अगले सवाल को देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन बनाया जिसका इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। इसकी स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। ऑप्शंस को देखेंगे, आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। 1800 जो है वो 85 का साल, 75 का साल था, ठीक है। बम्बई में इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नाम था वो मूल शंकर था। चलेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 अपने स्क्रीन पे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? तो लुसोफोनिया खेल में जो है वो 12 देश आते हैं जो कि पुर्तगाली भाषी देश है, हम लोग उनकी चर्चा करते हैं। हालांकि आश्चर्य वाली बात यह है कि हमारा जो देश है भारत, वो भी इसका हिस्सा है, ठीक है। तो कौन हिस्सा नहीं है ये हमसे पूछा गया है, तो इसका जो हिस्सा नहीं है वो है जर्मनी। अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 अपने स्क्रीन पे। कीव किस देश की राजधानी है? तो ये जो कीव है ये राजधानी है और ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यूक्रेन अभी चर्चा में है। ऐसे में इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी है ये कीव, ठीक है। अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 अपने स्क्रीन पे। एक किताब का नाम है जिसका नाम है गॉन विद द विंड, ठीक है, हवा के साथ चलो। ये किताब किसने लिखा है? तो मार्गरेट मिशेल ने ये किताब लिखा है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। केंद्र सरकार की पहल योजना किससे संबंधित है? तो ये जो पहल योजना थी, ठीक है, PAHAL, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये 2013 में आया था और ये उपभोक्ताओं के खाते में जो LPG जो है वो ट्रांसफर होता है, इससे ये संबंधित है। अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा किस देश में किया गया था? यानी कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो उन्होंने सबसे पहले किस देश का दौरा किया था? तो वो देश भूटान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे, एक ऐसे व्यक्ति का हृदय आउटपुट क्या होगा जिसके हृदय स्पंदन की दर 72 है और स्ट्रोक आयतन जो है वो 50 मिलीलीटर है? ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 72 गुना 50 कितना होगा? आप कहेंगे 3600, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। कॉर्टिसोल किससे स्रावित होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो स्रावन होता है वो होता है अधिवर्क से, जिसको हम लोग एड्रिनल के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रंथि है, ग्लैंड है। चलेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्न अभिक्रियाओं में से किसका परिणाम अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है आपका, एक परमाणु जब दो छोटे छोटे परमाणुओं में विखंडित होता है जिसका संयुक्त द्रव्यमान मूल द्रव्यमान से कम है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा जो ऊर्जा है उसका उत्सर्जन होगा। चलेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। 8 मिनट में, मात्र 8 मिनट में हमने 22 क्वेश्चंस यहाँ पे रिवीजन कर लिए हैं। देखिए क्या स्पीड है, क्या हमने जो है वो क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए सीरीज लाया है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो भी 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे में ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सीरीज होने वाली है, तो आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है अपने आप में। फिलहाल डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
बोले गए हैं कि जो 3 गेम है वो आपस में रिलेट करता है, एक डिफरेंट है, तो कौन सा है ये हमसे पूछा गया है। तो डिस्क थ्रो में भी हम लोग बॉल को फेंकते हैं, हैमर थ्रो में भी छोटे से जो छोटा वाला जो बॉल होता है उसको फेंकते हैं, शॉट पुट में भी हम लोग यही करते हैं, बैडमिंटन कॉर्क से खेला जाता है और उसको उछाल के खेला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसकी जो चर्चा है वो भाग 15 में की गई है, ठीक है। और अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 324 में हमने इसकी चर्चा की है। और अगर मैं इसके कंप्लीट की बात करूं तो 324 से लेकर 329 तक केवल और केवल इसी की चर्चा की गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसके स्थापना की बात करूं निर्वाचन आयोग की, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 अपने स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, तो ये गलत है, क्योंकि आपातकाल यानी कि इमरजेंसी कब लगा था, तो आप कहेंगे इमरजेंसी जो लगा था वो लगा था 25 जून 1975 को, और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगले सवाल को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25। नील विद्रोह किसके बारे में है। तो जो ये नील विद्रोह है ये किसके बारे में है, जो रैयत है, रैयत का मतलब किसान, वो नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अंग्रेज उनसे ज़बरदस्ती बहुत कम प्राइस पर, बहुत कम मूल्य पर ज़बरदस्ती खेती करवा रहे थे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एक किताब है दीन बंधु की जिसका नाम है नील दर्पण, उसमें इस नील विद्रोह की चर्चा की बात करी गई है, ठीक है। अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 अपने स्क्रीन पे। सवाल कहता है हमसे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को सीक्वेंस वाइज लगाना है, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ उस हिसाब से हमको क्या करना है, अरेंज करना है। हम सभी जानते हैं 13 अप्रैल का दिन था, 13 अप्रैल 1919, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नमक अगर मैं सत्याग्रह की बात करूं तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। अगर मैं भारत छोड़ो की बात करूं तो 8 अगस्त 1942 का साल था। और अगर मैं असहयोग की बात करूं तो ये जो है ये 1 अगस्त 1920 हम लोग इसको मानते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद असहयोग, उसके बाद नमक सत्याग्रह और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुई थी। चलेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 अपने स्क्रीन पे। बोला गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही है ये हमको पहचानना है। ऑप्शंस को देखेंगे, क्या रॉलेट एक्ट 1909 में पास किया गया था, तो भाई ये बात गलत है, ये 1919 में आया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पास किया गया था, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसी को हम लोग शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो लड़के और लड़की की जो शादी की एज रखी गई थी वो लड़कों के लिए 18 साल रखी गई थी और लड़कियों के लिए 14 ईयर्स रखी गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ गांधी इरविन समझौते की, तो ये 1926 में नहीं बल्कि 5 मार्च 1931 को इनके बीच जो है वो समझौता हुआ था। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ साइमन कमीशन की, तो गठन इसका 1927 में हुआ था, लेकिन फरवरी 1928 में ये भारत आया था। अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 अपने स्क्रीन पे। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया, ठीक है। तो श से शाही और इसी श से शेर शाह सूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। देखो ये शाही सड़क है तो शुरू होगा नाम इससे, और यहाँ पे 100 को 100 से जोड़ रहा है, तो इस वाले 100 से क्या है, सूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्ट करके आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 अपने स्क्रीन पे। तीसरी बौद्ध परिषद यानी कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किस शहर में आयोजित की गई थी, तो इसका जो आयोजन है वो किया गया था पाटलिपुत्रा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अशोक के समय में इसका आयोजन किया गया था। अगर मैं यहाँ पे दूसरे
अगर मैं बौद्ध संगति की बात करूं तो ये वैशाली में हुआ था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट हुआ था राजगीर में। और अगर फोर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो कुंडलग्राम कश्मीर में जो है ये हुआ था कनिष्क के समय में। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश कर दिया था? तो ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 1919 का साल है और 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 अपने स्क्रीन पे बोला गया है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिन्होंने भारत में रेलवे शुरुआत की थी। तो रेलवे का जो शुरुआत करने वाले हैं उनका नाम है डलहौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और अगर मैं बात करूं तो 1853 में जो रेलवे है वो पहली बार चलाई गई थी और ये बम्बई से थाने के बीच जो है वो पहली रेल चली गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 16 अप्रैल का दिन था, ठीक है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 अपने स्क्रीन पे। एक ग्रंथि है जो कि आहार नाल से संबंधित नहीं है, वो कौन सी है ये हमसे पूछी गई है। तो हमारा जो अमाशय है यानी कि जो हमारा उदर है ये बिल्कुल संबंधित है। लिवर भी यानी कि यकृत भी, लार ग्रंथियां भी कौन सी नहीं है तो आप कहेंगे एड्रिनल नहीं है, और यही इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 अपने स्क्रीन पे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये किससे कौन सांस लेता है, हमको इसको मिलाना है। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो मछलियां हैं, ठीक है, मछलियां किससे सांस लेती हैं? तो आप कहेंगे मछलियां सांस लेती हैं क्लोम से, यानी कि सी का सेकंड होगा। तो हमारा ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे केंचुए की, तो केंचुआ जो है वो सांस लेता है आर्द्र क्यूटिनल से, यानी कि ए का फर्स्ट होगा और इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। इसमें से कौन सा इस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर वृत्त को बनाए तो इस तरीके से बन जाएगा। आयतन, आयतन का मतलब वॉल्यूम, धारिता, इसको तो हम लोग बना ही नहीं सकते हैं। वर्ग को हम लोग बना सकते हैं और आयत को भी हम लोग बना सकते हैं, यानी कि ऑड कौन सा है, आप कहेंगे बी ऑड है, यानी कि आंसर नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे। खरोष्ठी लिपि से पूछा गया है, किस क्षेत्र में प्रचलित है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो खरोष्ठी लिपि है ये प्रचलित है पश्चिमोत्तर की तरफ, ठीक है। और इसका जो लिखावट है वो दाएं से बाएं लिखा जाता है, यानी कि उल्टा लिखा जाता है, इस तरीके से, इधर से, ठीक है। और अशोक के जो शिलालेख थे उसमें 4 जो है वो लिपि का वर्णन है, जिसमें से एक खरोष्ठी लिपि भी थी, ठीक है। अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 अपने स्क्रीन पे। स्वतंत्रता के भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये 1951 में शुरू गई थी और 56 तक चली थी। अगर मैं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो इसको हमने यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया है। इसके अलावा इसका जो मॉडल है पहली पंचवर्षीय योजना का वो होने वाला है हैरोल्ड डॉर्मर मॉडल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 अपने स्क्रीन पे। इसमें से कौन सा मामला आपराधिक कानून नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस को देखेंगे। तलाक का मामला, जी हाँ यही सही जवाब है, तलाक लेना कोई अपराध नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, डाइवोर्स। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 अपने स्क्रीन पे। इस तरीके से जो अलग अलग देश की जो राजधानी है उससे संबंधित कई सारे प्रश्न यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है बारबाडोस की राजधानी कौन सी है। तो इसकी जो राजधानी है वो ब्रिज टाउन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बाकू की बात करूँ तो ये जो अजरबैजान है इसकी राजधानी बाकू है, ठीक है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। फ्रीडम इन एग्जाइल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। किसकी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो ये दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेल्सन मंडेला की बात करूं तो ये पहले काले प्रेसिडेंट थे। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और जो दलाई लामा है वो धर्म गुरु हैं जो कि तिब्बत बेसिकली चीन से संबंध रखते हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये जो जोजिला टनल प्रोजेक्ट है ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है।
अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 अपने स्क्रीन पे। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक रहता है, क्यों? विषुवत रेखा यानी कि हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री पे जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा कम रहता है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि इस कंडीशन में जो ताप है यानी कि जो टेम्परेचर है वो छोटे केंद्र में, छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है। ठीक है, जब टेम्परेचर छोटे से एरिया पे पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का तापमान कैसा होगा? आप कहेंगे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, इसमें से जो बिल्कुल बीच से रेखा जा रही है इसको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। इसके ऊपर वाली जो लाइन है उसको हम लोग 23.5 डिग्री उत्तर यानी कि इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और जो नीचे वाली रेखा है इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 अपने स्क्रीन पे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है? तो 8 राज्य हैं भारत के जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शंस को देखेंगे, राजस्थान, तो राजस्थान बिल्कुल है, त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है। कौन सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश नहीं है, और यही इसका सही उत्तर है। और अगर मैं बात करूं उन 8 राज्य की, तो सबसे पहले जो है वो गुजरात से गुजरती है, गुजरात के बाद राजस्थान का नाम आता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। तो ये 4 राज्य हो गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद हम लोग लिखेंगे झारखंड, और झारखंड के बाद लिखेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इतना हमने लिख लिया, 6 स्टेट हमारे हो गए। एक है त्रिपुरा और एक है मिजोरम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये 3 ऑप्शंस में यानी कि 8 वो राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। इक्वाडोर का जो चिम्बराओ ज्वालामुखी है ये किस कैटेगरी में आता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसकी जो कैटेगरी है वो रहने वाली है आपकी शांत। ठीक है, इक्वाडोर का जो चिम्बराओ ज्वालामुखी है वो शांत ज्वालामुखी की कैटेगरी में आता है। और अगर मैं इक्वाडोर की ही बात करूं, इक्वाडोर की अगर मैं सक्रिय ज्वालामुखी की बात करूं, तो सक्रिय में अगर नाम आता है तो वो है कोटोपेक्सिका। ठीक है, कोटोपेक्सी का नाम आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं चलूंगी अगले सवाल की ओर, तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 44। आग्नेय शेल जिसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं, इसमें कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो ना पाए जाने वाले तत्व हैं वो कौन से नहीं हैं? तो भाई इसमें परतदार चट्टाने भी कहते हैं, ये ही जो है वो इसका सही जवाब है, ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ ग्रेनाइट की और बेसाल्ट की, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये सब आग्नेय शेल के ही उदाहरण है। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। गेहूं यानी कि जो वीट है किस जलवायु की फसल है? तो हम सभी जानते हैं गेहूं की खेती होती है शीतोष्ण जलवायु में, ये एक रबी फसल है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती कहाँ होती है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और अगर मैं विश्व में बात करूं तो चीन में इसकी सबसे ज़्यादा खेती होती है। इसके अलावा अगर तापमान की बात करूं तो बुआई के समय जो तापमान है वो होना चाहिए 20 से लेकर 25 सेंटीग्रेड तक। और अगर मैं यहाँ पे वर्षा की बात करूं तो 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 अपने स्क्रीन पे। 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? तो मुस्लिम धर्म से जो संबंध रखने वाले लोग थे 2011 के जनगणना के हिसाब से वो 14.2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगर मैं बात करूं कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी है, तो वो लक्षद्वीप होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 2011 जनगणना की बात करूँ तो 17.22 करोड़ जो है वो मुसलमान की आबादी थी। और अगर मैं यहाँ पे 2011 के जनगणना की बात करूँ तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। हालांकि 2026 में जनगणना हो रहा है, लेकिन 2011 का भी हमको जो है वो ध्यान लेके चलना है। प्रगणक शिक्षिका जो है वो इसका शुभंकर था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका जो आदर्श वाक्य था वो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है,
चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 अपने स्क्रीन पे। महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो महानंदा है ये सहायक है किसकी, आप कहेंगे गंगा की। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे महानंदा नदी की बात करूँ तो ये बिहार में बहती है। बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल में बहती है और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में बह जाती है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है, कौन सी नहीं है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, नीमगिरी उड़ीसा तो ये बिल्कुल ठीक है, मिकिर असम ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनागिरी है उत्तराखंड में ये भी बिल्कुल ठीक है, अबोर जो है वो झारखंड में नहीं है, तो ये कहाँ है, आप कहेंगे अबोर है अरुणाचल में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में औ से अबोर और औ से अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ अरुणाचल प्रदेश की, तो ये जो डफला पहाड़ी है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर मैं यहाँ पे मेघालय की बात करूँ तो मेघालय में 2-3 पहाड़ी है जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक आता है गारो, एक आती है खासी और एक आती है जांतिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है वो ध्यान में रखना है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे नागालैंड की बात करूँ तो नागालैंड में भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग पटकई के नाम से जानते हैं। अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल अपने स्क्रीन पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। क्या स्पीड है देख लीजिए, 49 क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन हमने 25 मिनट में यहाँ पे कवर कर लिया है। यानी कि 1 मिनट में हम लोग 2 क्वेश्चंस को जो है वो देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और बस एक यही स्पीड होनी चाहिए अंतिम चरण में। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप आने वाले बीपीएससी जो एग्ज़ाम की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से देखते जाना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्विक रिवीजन है, कम समय में मैक्सिमम आउटपुट। बात करें अगर यहाँ पे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो लक्षद्वीप होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसको हम लोग कोरल द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है वो क्षेत्रफल है। और अगर मैं सबसे बड़े की बात करूं, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर होगा। ठीक है, तो इसके अलावा लक्षद्वीप के बारे में एक और फेमस चीज़ें हैं कि इसकी जो 96% जो जनसंख्या है, 96% जनसंख्या जो है वो मुस्लिम है। ठीक है, और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब 2011 में जनगणना हुआ था तभी भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी पाई गई थी। चलेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखेंगे। सवाल आता है हमारा 50 नंबर का। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसकी जो हमारी संकल्पना है ये प्रस्तुत किया है किसने, आप कहेंगे इसका जो हमारा सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है हमारा सी ऑप्शन, यानी कि WM डेविस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। देखेंगे स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगर मैं यहाँ पे जल्दापाड़ा की बात करूँ तो ये पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल देखेंगे। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा हो जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जब ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो वर्षा होती है तो मिट्टी आर्द्र हो जाती है, और इसको हम लोग आर्द्र भूमि कृषि के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है उड़ीसा। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि इनको मैच करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो पहला देखिए वुलर झील है। वुलर झील कहाँ पे है, हम सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। लोनार जो है वो महाराष्ट्र में है। अगर यहाँ पे मैं पुलिकट की बात करूँ तो ये जो पुलिकट झील है ये कहाँ पे है, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पुलिकट झील है ये कहाँ पे है, तो ये पुलिकट झील जो है ये है तमिलनाडु में। ठीक है, और अगर यहाँ पे लोकटक की बात करूँ तो वो मणिपुर में है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 अपने स्क्रीन पे देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 55 बोला गया है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा, ठीक है, और नहीं होगा यदि वह, तो ऑप्शंस को देखेंगे अगर हम लोग, विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो तो होगा, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया हो तभी भी होगा, अगर उसने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उस कंडीशन में वो भारत का नागरिक नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगर मैं नागरिकता की बात करूं तो भाग 2 में इसकी चर्चा करी गई है, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक नागरिकता की बात की गई है और 1955 में ये आया था। बात करेंगे अगला सवाल, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर संघ की बात आए तो हमें याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा भाग, देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित है, तो सिटीजनशिप से जो है संबंधित भाग 2 है, यानी कि उत्तर है बी नंबर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये संसद के पास पावर है और ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद नंबर 341। अगला सवाल देखेंगे, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? यानी कि जो पंचायती राज है जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 73rd संविधान संशोधन 1993 में हुई थी, जिला स्तर पर जो है वो गांव लेवल पे जो है, यहाँ पे जिला स्तर का पूछा गया है तो वो कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन मिसिंग है, पर कोई बात नहीं क्योंकि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, जिला परिषद। अगला सवाल देखेंगे, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था, यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखना है जिनको हम लोग शॉर्टकट में अली बंधु या फिर अली ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। ये मुसलमान का आंदोलन था। बात करेंगे अगला सवाल, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? यानी कि 1907 का साल देखिए, सूरत का वो सेशन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, जिसमें कांग्रेस 2 पार्ट में भाग जो है वो बट गई थी। एक पार्ट को हम लोग एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं यानी कि चरमपंथी कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम लोग नरमपंथी यानी कि मॉडरेट कहते हैं, और रास बिहारी बोस जो हैं इस सेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट अपने स्क्रीन पे 62 नंबर का, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, एक स्टेटमेंट दी जिसमें कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? ऐसा कहा था गोविंद बल्लभ पंत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो ऐसा करने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। 1880 से लेकर 84, 4 साल इनका कार्यकाल था। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? हम सभी जानते हैं प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 में हुआ था। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की तरफ से और दूसरी तरफ जो थे वो बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला था। ठीक है, सिराजुद्दौला का नाम आपको याद रखना है। इनके बीच जो है वो प्लासी का युद्ध हुआ था और इसमें क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी और इसी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, इसमें से कौन सी इमारत FW स्टीवेंस जो कि काफ़ी पॉपुलर जो है वो आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया था? तो ऑप्शंस को देखेंगे अगर हम लोग ध्यान से, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक थे। तो पहले भारत में उप प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे लेकिन 2004 में इस पद को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो है जगजीवन राम जो है, ठीक है, जगजीवन राम का जो कार्यकाल था वो 1977 से 1979 तक था और जो आखिरी बार बने थे वो 2002 से 2004 तक थे और वो कौन थे? तो आप कहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे।
ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 67। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का रूप प्रचलन है? तो ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस है। तंजौर जो आर्ट है ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा काल मेजुथु जो है, नाम से पता चल रहा है क से काल और क से केरला। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार को है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में आते हैं? तो अगर मैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में जो देश आता है वो भारत है। इसने चीन को पीछे करते हुए अपना रैंक 1 हासिल किया है। दूसरे नंबर पे चीन आने लग गया है। ठीक है। अब जनगणना भी कराई जा रही है तो ऐसे में डेटा भी निकल के आएगा और इसमें भारत को पहला रैंक मिल जाएगा। तो ये दोनों ही देश किस महाद्वीप में है? आप कहेंगे एशिया में है, और एशिया सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला भी देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा काम आरबीआई का नहीं है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं। तो इसके कौन कौन से काम हैं, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये करेंसी नोट जारी करता है, तो ये बात ठीक है। ये सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, तो ये बात भी ठीक है भाई। ये वाणिज्यिक बैंक यानी कि जो कमर्शियल्स बैंक है, अदर बैंक है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, इनके लिए आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, तो ये बात भी ठीक है। यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, यानी कि शेयर मार्केट को बढ़ावा देता है, तो ये बात गलत है, यानी कि उत्तर नंबर डी इसका सही उत्तर है। शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी को बनाया गया है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। और अगर मैं एशिया के सबसे पहले स्टॉक मार्केट एक्सचेंज की बात करूं तो एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है वो बम्बई जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है। अगला सवाल देखेंगे, समोच्च जुताई क्या है, ये हमसे पूछा गया है सवाल में। तो ऑप्शंस को देखेंगे, समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जब हम लोग जुताई करते हैं तो उसको हम लोग समोच्च जुताई कहते हैं। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो सबसे पहला जो खोजने वाला स्थल है आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का, वो जगह हड़प्पा है। इसलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 1921 में इसकी खोज की थी, दयाराम सहानी ने जो है वो इसकी खोज की थी। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, अच्छा जो दूसरा जो है दूसरे नंबर पे मोहनजोदारो की खोज हुई थी 1922 में, और अगर मैं लोथल की बात करूं तो ये गुजरात में है, और कालीबंगान जो है ये राजस्थान में है। ठीक है। तो अगले सवाल को देखेंगे, और आज के समय में मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो ये सेकेंडरी स्टोरेज है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सवाल है। देखते ही देखते हमने 73 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। हम किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारा मोटिव कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रदान करना है, इसलिए हम सीरीज़ को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप रिवीजन कर सके, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, 12 तारीख हो गई और 14 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। ऐसे में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, हमको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो राज्य में जो विधान परिषद है इसकी गठन के लिए आर्टिकल 169 में प्रावधान किया गया है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के जितने लोग हैं उन सभी सदस्यों के द्वारा इसके अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, जिसको हम लोग लोकसभा का स्पीकर भी कह देते हैं। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? ठीक है। पूर्वी तट यानी कि इधर की तरफ पूछा गया है, तो पूर्वी तट पे कौन सा नहीं है? आप कहेंगे कांडला, और ये कहाँ पे स्थित है? तो आप कहेंगे गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर भारत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम
परसेंटेज कहाँ रहते हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान की जो आबादी है वो किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आप कहेंगे लक्षद्वीप। ठीक है, हालांकि एरिया छोटा है, इसको हम लोग कोरल द्वीप भी कहते हैं और यहाँ पे मलयालम बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 अपने स्क्रीन पे। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई। ठीक है, तो 1857 का जो युद्ध हुआ था उसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1858 में जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पावर थी वो ब्रिटिश राजतंत्र को स्थानांतरित कर दिया गया और इसी साल गवर्नर जनरल का जो पद था उसको चेंज करके वायसराय कहा जाने लग गया, यानी कि 1858 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित की गई है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है, इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शंस को देखेंगे, राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री अपॉइंट करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की भी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि मुख्यमंत्री जो हैं इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता बल्कि जो बहुमत दल का जो नेता है वो अपने आप में डिसाइड करके उनकी नियुक्ति करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 81 अपने स्क्रीन पे। 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने बम फेंके थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसको जो याद करने का ट्रिक है वो है बीबी, यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 82 अपने स्क्रीन पे। दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में भेजा गया, ये कहाँ से कहाँ तक भेजा गया ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मेल है ये मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने जो है, जवाहरलाल नेहरू दोनों ने मिलके किसको भेजा था, तो दोनों ने मिलके जो ब्रिटिश के जो प्रिंस थे जॉर्ज पंचम उनको भेजा था और ये इलाहाबाद से नैनी की ओर जो है वो भेजा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तब की बात है ये। ठीक है, और ये दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल था। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय दंड संहिता जिसको हम लोग आईपीसी कहते हैं, इसी धारा के तहत भारत में जो है वो कानून बनते हैं। ये जो एक्ट है वो 1860 में अधिनियमित हुई। इसका जो मसौदा तैयार हुआ इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये हमसे पूछा गया है। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो लॉर्ड मैकाले ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। और अगर मैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा के सुधार की बात करूं तो इसका भी श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है। अगला सवाल देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसको मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। तो हम सभी जानते हैं गांधी जी ने चरखा को प्रमोट किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे स्क्रीन पे, भारत में कितने संगठन यूएन के अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। तो हम सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, यूएन दिवस मनाते हैं। ठीक है, और भारत के 26 जो संगठन हैं वो यूएन के अंग हैं। अगला सवाल देख लेंगे स्क्रीन पे, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर संगाई उत्सव है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जो लोकल फेस्टिवल है वो कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो इसका जो आयोजन है वो मणिपुर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान, ठीक है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन देश का संस्थापक सदस्य है, यानी कि फाउंडिंग मेंबर है। ऑप्शंस को देखेंगे,
तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगर मैं आसियान की बात करूं तो इसमें 10 देश थे। एक और नया देश जो है वो ऐड हुआ है जिसका नाम है तिमोर लीत्से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर यहाँ पे संस्थापक की बात करूं तो 5 संस्थापक थे और 5 जो है वो बाद में जुड़े थे। और अगर मैं भारत की बात करूं तो जो भारत है वो आसियान का मेंबर नहीं है। ठीक है, और अगर संस्थापक की बात करूं तो इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया इन जैसे देशों का नाम आता है। अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है, सीमा है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब ये जो लाइन है वो खींची थी। डोरंड रेखा रेखा की बात करूँ तो ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। 1893 में इसको खींचा गया था। देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 89 अपने स्क्रीन पे। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चों का दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। 25 मार्च को हम लोग ये जो दिवस है वो मनाते हैं। 12 मई को हम लोग इंटरनेशनल नर्सिंग दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो साथ के साथ आपको सभी दिवस रिवाइज करते चलना है। अगला सवाल देखेंगे स्क्रीन पे। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नैरोबी, जो कि केन्या देश के अंदर है और ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो आप कहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 अपने स्क्रीन पे। किस राज्य में भारत का पहला सौर शहर यानी कि सोलर सिटी बनाया गया है? तो भारत का पहला है तो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे। किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन किया है सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देख लेंगे। अटल सुरंग, जिसको हम लोग रोहतांग सुरंग, ये किसको जोड़ता है? तो ये जो सुरंग है ये जोड़ता है किसको? लेह को मनाली से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे 94 नंबर का। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तर है, तो वो जो परत है वो आयान मंडल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका दूसरा इसका जो है वो सही उत्तर है। वायुमंडल की 5 परतें हैं जिसमें से सबसे पहले आता है शोभ मंडल, उसके बाद आता है हमारा दूसरा ओजोन मंडल, तीसरा हम लोग मध्य मंडल कहते हैं, उसके बाद आता है हमारा आया जो है वो आयान मंडल, और जो सबसे ऊपर है उसको हम लोग बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। शोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं जो हैं वो इस मंडल में होती हैं। इसके अलावा ओजोन मंडल जो है ये मौसम संबंधित घटनाओं से जो है वो ऊपर उठा हुआ है, यानी कि इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी मंडल में जो एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है वो इसी मंडल में जो है वो उड़ता है। इसके अलावा इसी में जो है वो ओजोन लेयर है जो कि क्या करती है, हमें सूरज के हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, मध्य मंडल जो है वो ठंडा है। आयान मंडल में रेडियो का प्रसारण होता है, और जो सबसे ऊपर का जो बाह्य मंडल है इसमें क्या है, जो हल्की गैसेज हैं वो तैरती हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 95 अपने स्क्रीन पे। 95 नंबर का सवाल है, बोला गया है कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो सागर से जो इनकी दूरी है ये जो है विषम जलवायु प्रकार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला सवाल देखेंगे। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये बनिहाल दर्रा है जो कि कश्मीर को बाकी भारत से कनेक्ट करता है। अगला सवाल देखेंगे। अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ठीक है, तो आपको एक साथ कई सारी चीज़ें याद हो गई। बोला गया है कि अनोखी वनस्पति है और जीव जंतुओं का घर है जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना जो कि अमेजन है, ये किस देश में स्थित है?
तो इसका जो सही जवाब है वो है ब्राज़ील, जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर आता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 98 नंबर का। हिमालय पर्वत यानी कि जो हिमालय माउंटेन है, इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, ये हमसे पूछा गया है। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो टर्शरी काल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, बिहार का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब होता है मेल और फीमेल, यानी कि महिला और पुरुष में सबसे ज़्यादा अंतर वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो गोपालगंज इसका सही जवाब है। और आज के अंतिम क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में जो शंकुधारी वन है वो पाए जाते हैं हिमालय में। इसी के साथ आज के हमारे इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस यहीं पे कवर होते हैं। तो मैराथन कैसा लगा आप